तो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो आज हम देखते हैं दूसरी स्टोरी, बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट करें सीधे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस। पाकिस्तान की एक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में एक आदमी बदहवास होकर भाग रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थी और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आई, एक जोरदार टक्कर हुई और वो आदमी वहीं पे कुचला गया। स्टीयरिंग व्हील पे हाथ किसी कठोर क्रिमिनल के नहीं बल्कि एक नाजुक सी लड़की के थे, और जिसे उसने मारा वो कोई दुश्मन सिपाही नहीं बल्कि उसी के ससुराल का वफादार नौकर था। ये लड़की कोई पाकिस्तानी नहीं थी, ये थी भारत की बेटी, एक रॉ एजेंट जो पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर के घर में उनकी बहू बनकर रह रही थी। ये कहानी है सहमत खान की, एक ऐसी जासूस जिसने पाकिस्तानी फौज के परिवार में शादी कर भारत के लिए जासूसी की और आईएनएस विक्रांत को डूबने से भी बचाया। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बादल मंडरा रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां कत्लेआम हो रहा था। कश्मीर का एक बिजनेसमैन हिदायत खान, उनका कारोबार ड्राई फ्रूट्स और कारपेट्स का था जो भारत से पाकिस्तान तक फैला हुआ था। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े जनरल्स हिदायत खान को अपना दोस्त मानते थे। उनके लिए हिदायत एक बिजनेस टाइकून थे, लेकिन भारत की सरकार के लिए हिदायत खान एक एसेट था जो सालों से भारत को दुश्मनों की खबर दे रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंग शुरू होने ही वाली थी कि हिदायत खान को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्हें टर्मिनल लंग कैंसर था। हिदायत जानते थे कि उनके पास वक्त कम है, लेकिन उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था। उन्हें डर इस बात का था कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान में उनका नेटवर्क जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था वो खत्म हो जाएगा, और वो भी ऐसे वक्त जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन श्रीनगर के एक हॉस्पिटल के कमरे में हिदायत ने अपनी बेटी सहमत को बुलाया। हिदायत ने कमजोर आवाज में कहा, सहमत मेरी तरफ देखो। सहमत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब्बू आप ठीक हो जाएंगे, हम दिल्ली चलेंगे, वहां बड़े डॉक्टर्स हैं। हिदायत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के पास भी वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम वो करो जो मैं अब नहीं कर सकता। सहमत हैरानी से उनको देखने लगी। आप ये क्या कह रहे हैं अब्बू? हिदायत ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, मेरा नेटवर्क पाकिस्तान में वो बंद नहीं होना चाहिए। ब्रिगेडियर सईद मेरा दोस्त, वो अपने बेटे इकबाल के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा है। इकबाल पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन है। अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो तुम सीधा दुश्मन के घर में होगी। वहां से तुम वो सब जान पाओगी जो हमारी फौज को बचाने के लिए जरूरी है। एजेंट जाने से पहले भी आगे की सोचता है कि आगे क्या करना है फ्यूचर के लिए। देखा, जाने के बाद भी खबर इधर से उधर जाती रहेगी। सहमत कांप उठी, लेकिन अब्बू मैं तो कॉलेज जाती हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, और अभिनव मेरी सगाई हो चुकी है। हिदायत ने कहा, बेटा आज भारत माँ को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। वैसे भी सहमत के दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका प्यार, उसकी पढ़ाई, उसका आरामदायक जीवन, और दूसरी तरफ उसके मरते हुए पिता की आखिरी ख्वाहिश और देश का सवाल। लेकिन उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा से सहमत होकर अपनी खुशियों की बलि देने का फैसला किया। उसने अपने आंसू पहुंचे और कहा, देश पहले भाई, सबसे पहले देश है। मैं तैयार हूं अब्बू, मैं जाऊंगी। बस यही वो लम्हा था जब एक मासूम लड़की मर गई और एक जासूस का जन्म हुआ। इसके बाद सहमत को तुरंत रॉ के हवाले कर दिया गया। आमतौर पर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को ट्रेन करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन सहमत के पास सालों का वक्त नहीं था। जंग सर पे थी, उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते थे। रॉ के ऑफिसर्स ने उसको एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर ट्रेनिंग शुरू की। ये ट्रेनिंग शारीरिक से ज्यादा मानसिक थी। उसे मॉर्स कोड सिखाया गया और फिर वो दिन आ गया। सहमत की शादी इकबाल सईद से हो गई, और अब वो सहमत खान नहीं थी, वो बेगम सहमत इकबाल सईद थी, रावलपिंडी पाकिस्तान में रहने वाली एक फौजी अफसर की बीवी। सहमत अब ब्रिगेडियर सईद के घर में थी। यहाँ हर रोज पाकिस्तान आर्मी के बड़े ऑफिसर्स आते थे। यहाँ जंग की प्लानिंग होती थी। यहाँ भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग बनाई जाती थी। सहमत ने आते ही अपने आप को एक आदर्श बहू के रूप में ढाल दिया। सुबह जल्दी उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, सास ससुर की सेवा करती। इकबाल उसका पति एक शरीफ आदमी था। वो सहमत से प्यार करने लगा था, उसकी परवाह करता था। सहमत ने अपने कमरे में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर छुपा के रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ रेडियो होना काफी नहीं था। रेडियो वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एंटीना चाहिए होता है। सहमत बाथरूम में छुपके से एक कॉपर वायर खिड़की से बाहर निकालती थी और उसे एंटीना की तरह इस्तेमाल करती थी। वो बाथरूम में जाकर ट्रांसमीटर का यूज करती और मॉर्स कोड के जरिए खबर भारत तक पहुंचाती।
मॉर्स कोड में हर लेटर के लिए एक साउंड होती थी, छोटी बीप और लंबी बीप। सहमत एक टैपिंग की का इस्तेमाल करती थी। सहमत की पहुंच सिर्फ ब्रिगेडियर सईद तक सीमित नहीं थी। वो जनरल याह्या खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके पोते पोतियों को पढ़ाने भी जाती थी। सहमत छोटी छोटी बातें नोट करती, कौन सी बटालियन कहाँ जा रही है, ऑफिसर्स की छुट्टियां क्यों कैंसिल हो रही हैं, रावलपिंडी में इतनी हलचल क्यों है। वो हर एक खबर रॉ तक भेज रही थी। उसके भेजे गए कोर्ट्स ने भारत को बताया कि पाकिस्तान वेस्ट में नहीं, ईस्ट में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। नवंबर 1971, जंग बस शुरू होने वाली थी। ब्रिगेडियर सईद और इकबाल अक्सर देर रात तक मैप्स और फाइल्स के साथ बिजी रहते थे। एक रात सहमत ने मौका पाकर ब्रिगेडियर के स्टडी रूम में कदम रखा। वहां टेबल पर कुछ टॉप सीक्रेट फाइल्स पड़ी थी। उसने जल्दी जल्दी फाइल खोली। उसमें जो लिखा था ना, उसे पढ़कर सहमत के पैरों तले जमीन खिसक गई। फाइल में पाकिस्तान नेवी के सबमरीन गाजी का जिक्र था और उसके निशाने पर था INS विक्रांत। प्लान बिल्कुल साफ था। गाजी को कराची से निकालकर खामोशी से बे ऑफ बंगाल में भेजा जा रहा था। उसका मकसद था विशाखापट्टनम पोर्ट के बाहर माइंस बिछाना और विक्रांत का इंतजार करना। जैसे विक्रांत पोर्ट से बाहर निकलेगा, वो तबाह हो जाएगा। अगर विक्रांत डूब जाता तो ईस्ट पाकिस्तान को घेरने का भारत का प्लान फेल हो जाता। सहमत जानती थी कि यह खबर तुरंत भारत पहुंचनी चाहिए। उसने वो कोऑर्डिनेट्स, वो डेट्स और गाजी का पूरा रूट याद कर लिया और ट्रांसमीटर से मैसेज भारत भेजा। उधर भारत में रॉ और इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के होश उड़ गए ये सुनकर। उन्हें शक तो था कि पाकिस्तान कुछ करेगा, लेकिन इतनी स्पेसिफिक जानकारी मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सहमत की इंफॉर्मेशन की वजह से इंडियन नेवी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। एक बहुत बड़ा डिकॉय प्लान किया गया। नेवी ने INS विक्रांत को विशाखापट्टनम से हटाकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में छुपा दिया, जो गाजी की रेंज से दूर था। लेकिन पाकिस्तान को यह लगना चाहिए था कि विक्रांत अभी भी विशाखापट्टनम में है। इसीलिए नेवी ने विशाखापट्टनम पोर्ट से ढेर सारे रेडियो सिग्नल्स भेजने शुरू किए, जैसे कि विक्रांत वहीं हो। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल मार्केट्स में हजारों अंडे और मीट का ऑर्डर दिया गया, ताकि वहाँ के पाकिस्तानी जासूसों को लगे कि इतने बड़े क्रू के लिए खाना जा रहा है, मतलब जहाज वही है। गाजी इस जाल में फंस गई। वो विशाखापट्टनम पहुंची, शिकार का इंतजार करती रही, लेकिन शिकार वहां था ही नहीं। 3 दिसंबर 1971 रात के करीब 12 बज रहे थे। ऊपर सतह पर INS राजपूत, एक पुराना डिस्ट्रॉयर जहाज, हार्बर से बाहर निकल रहा था। इसके कैप्टन थे लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह। कैप्टन इंदर सिंह को पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। सोनार पर एक भारी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ। कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया, ड्रॉप डेप्थ चार्जेस। डेप्थ चार्जेस वो बॉम्ब होते हैं जो पानी में गिरने के बाद एक फिक्स्ड डेप्थ पे जाकर फट जाते हैं। INS राजपूत ने 2 डेप्थ चार्जेस फेंके और तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ ही सेकंड्स के बाद एक भयंकर धमाका हुआ। पानी की एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई, लेकिन ये धमाका डेप्थ चार्ज का नहीं था, ये उससे कई ज्यादा बड़ा था। डेप्थ चार्जेस गाजी के करीब फटे और इस शॉकवेव से गाजी के अंदर रखे हुए टॉर्पेडोज और माइंस ट्रिगर हो गए और एक बहुत बड़ा इंटरनल एक्सपोजर हुआ। गाजी का खेल खत्म हो चुका था। उसके 93 क्रू मेंबर्स में कोई नहीं बचा। पाकिस्तान तो आज तक मानने को तैयार नहीं है कि उनकी सबमरीन को किसी ने मारा। उनका कहना है कि गाजी अपने ही बिछाए हुए माइंस के जाल में फंस गई। गाजी के डूबते ही बे ऑफ बंगाल पर भारत का राज हो गया। INS विक्रांत, जो अभी तक छुपा हुआ था, वो बाहर निकला और उसने ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। अगर सहमत ने वक्त रहते खबर नहीं दी होती तो उस रात शायद विक्रांत पर हमला होता और 1971 की जंग का अंजाम कुछ और होता। सब स्टोरी है, लेकिन सारा ब्रिगेडियर सईद के घर में एक पुराना नौकर था, अब्दुल। वो सालों से सईद परिवार की सेवा कर रहा था। वो वफादार था और उसकी नजरें बाज की तरह तेज थी। उसे सहमत पे शक होने लगा था। उसने नोटिस किया सहमत अक्सर अकेले में कुछ करती है, कमरा बंद रखती है। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, सहमत अपने कमरे में नहीं थी। अब्दुल ने बाथरूम का दरवाजा खोला और वहां टाइल्स के पीछे छुपा हुआ वो तारों का जाल और वो ट्रांसमीटर देख लिया। अब्दुल समझ गया ये बहू बेगम नहीं, ये तो हिंदुस्तान की जासूस है। वो तेजी से घर से बाहर निकला और ब्रिगेडियर के ऑफिस की तरफ पैदल भाग पड़ा। ऊपर खिड़की से सहमत ने अब्दुल को भागते हुए देख लिया था। सहमत को याद आया कि उसने ट्रांसमीटर बाथरूम में ही छोड़ दिया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि अब्दुल को सब पता चल चुका है। सहमत ने पोर्च में खड़ी फौजी ट्रक देखी। बिना वक्त गवाए वो उसमें बैठ गई।
इंजन स्टार्ट किया और सीधा अब्दुल की तरफ दौड़ा दी जो रोड पर भाग रहा था। सहमत ने उसे ट्रक से कुचल दिया। अब्दुल मर चुका था। सहमत वापस अपने कमरे में गई। बाथरूम में शावर के नीचे घंटों बैठी रही। जासूसी की दुनिया में इसे कोलेट्रल डैमेज कहते हैं, लेकिन सहमत के लिए ये मर्डर था। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। इकबाल का बड़ा भाई मेजर महबूब जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, उसे अब्दुल की मौत पे शक हो गया। अब्दुल की मौत को सभी ने एक्सीडेंट मान लिया था, लेकिन मेजर महबूब नहीं माना। वो इन्वेस्टिगेट करने लगा, कड़ियां जोड़ने लगा। धीरे धीरे वो सच के करीब पहुंच रहा था। सहमत को एहसास हो गया था कि महबूब सब जान जाएगा। अब सहमत के पास कोई चारा नहीं बचा था। एक दोपहर जब महबूब अकेला था, वो चाय पी रहा था। सहमत ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने महबूब की चाय में एक खतरनाक जहर राय से मिला दिया। ये ऐसा जहर था जो हार्ट अटैक जैसा असर करता है, ताकि किसी को कोई शक न हो। महबूब ने जैसे ही वो पिया, उसका दम घुटने लगा। वो अपने गले को पकड़कर तड़पने लगा और सहमत वहीं खड़ी थी। महबूब की आंखें सहमत को देख रही थी, हैरानी और धोखे के साथ। महबूब भी मर चुका था। डॉक्टर्स ने इसको हार्ट अटैक बताया। दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था। जंग अपने आखिरी दौर में थी और सहमत प्रेग्नेंट थी। वो इकबाल के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये खबर किसी भी औरत के लिए खुशी की बात होती, लेकिन सहमत के लिए ये एक नई उलझन थी। वो दुश्मन के बच्चे को अपनी कोख में पाल रही थी। रॉ को खबर मिल गई कि सहमत का कवर अब किसी भी वक्त ब्लो हो सकता है। महबूब की मौत के बाद शक की सुई घूम रही थी। उसे वहां से निकालना जरूरी था। सहमत का एक्सट्रैक्शन प्लान बनाया गया। एक सुबह सहमत ने हमेशा के लिए सईद परिवार का घर छोड़ दिया। बाजार जाने के नाम पर वो घर से बाहर निकली। बाहर रॉ के एजेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो इकबाल को बिना बताए, बिना अलविदा कहे निकल गई और जैसे उसके पैरों ने हिंदुस्तान की मिट्टी को छुआ ना, उसने घुटने टेके और जमीन को चूमा। उस वक्त उसके चेहरे पे आंसू थे, लेकिन आंसू में एक गर्व था। उसने अपना वादा निभाया। उसने अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। पाकिस्तान से जाते जाते वो अपने पीछे एक ऐसा सच छोड़ गई थी जिसने सईद परिवार की बुनियाद हिला दी। ब्रिगेडियर सईद और इकबाल को पता चल गया कि सहमत भारत की जासूस थी। ब्रिगेडियर सईद ने इकबाल से कहा, हमने एक सांप को दूध पिलाया इकबाल, हमने अपने घर में अपने दुश्मन को पनाह दी। इकबाल टूट जाता है और कहता है, जिसे मैंने दिल दिया उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। हालांकि भारत लौटने के बाद सहमत डिप्रेशन में चली गई। वो रात भर सो नहीं पाती थी। अब्दुल का चेहरा, महबूब की मौत और इकबाल का धोखा खाया हुआ चेहरा उसे सोने नहीं देता था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। वो अब अकेली थी। उसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया। सहमत ने फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी प्रायश्चित में बिताएगी। वो पंजाब के मलेरकोटला चली गई। मलेरकोटला वो जगह थी जहां अब्दुल का परिवार रहता था। वहां रहकर उसने अपनी पहचान छुपा ली। किसी को नहीं पता था कि ये साधारण सी दिखने वाली औरत जो रोज गरीब बच्चों को पढ़ाती है, असल में भारत की सबसे बड़ी जासूस है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। सहमत की कोख में बच्चा था। उसका पुराना प्रेमी अभिनव अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। अभिनव ने उसे अपनाया, उसके हालात को समझा, लेकिन सहमत ने शादी करने से मना कर दिया। सहमत ने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा गया समर खान। बड़ा होकर समर खान ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। समर ने सालों तक इंडियन आर्मी में सेवा दी और बाद में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर अपनी माँ के पास मलेरकोटला आ गया। इस कहानी का पता दुनिया को शायद कभी नहीं चलता अगर 1999 की कारगिल जंग के दौरान हरिंदर सिक्का की मुलाकात समर से ना होती। सिक्का उस वक्त इंटेलिजेंस फेलियर से गुस्से में थे और किसी को गद्दार कह रहे थे। तब समर ने उन्हें रोका और कहा, हर कोई गद्दार नहीं होता साहब, मेरी माँ नहीं थी। वहां से कॉलिंग सहमत बुक की नींव पड़ी। हरिंदर सिक्का ने 8 साल लगाए सहमत को ढूंढने में और ये बुक लिखी। जब वो सहमत से मिले तो उन्होंने देखा कि वो अभी भी अंधेरे में रहना पसंद करती है। उन्होंने सिक्का से कहा, मेरा नाम मत लिखना, मेरी पहचान मत बताना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार पे कोई खतरा है। सहमत खान का असल नाम सहमत नहीं कुछ और था। अप्रैल 2018 में सहमत खान इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उन्होंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी कोई अवार्ड नहीं लिया, कभी कैमरे के सामने आकर ये नहीं कहा कि देखो मैंने INS विक्रांत को बचाया था। वो आई, उसने अपना फर्ज निभाया और अंधेरे में वापस लौट गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
ये है रियल एजेंट भाई, कभी सामने नहीं आते, काम ख़त्म हो चाहे चल रहा हो, एजेंट एजेंट ही है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।